Hi everyone, I welcome to all of you. So जीपीएससी के अंदर एक एयर पोल्यूशन का जो टॉपिक दिया हुआ है जिसमें एयर पोल्यूशन से जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, उससे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स हैं एंड आफ्टर दैट एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, हाउ वी कंट्रोल द एयर पोल्यूशंस, तो वो सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियोज़ है, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, क्या रीज़न है एयर पोल्यूशन का। उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एंड उसके बाद क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके आते हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो किस किस के ऊपर होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम उसके रिलेटेड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम साथ में लगाएंगे। बाकी जो सेकंड वीडियो रहेगी उसके अंदर जो है आगे की चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सो फर्स्ट इज द एनवायरमेंट पोल्यूशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको एयर पोल्यूशन से पहले भी बता देता हूँ एनवायरमेंट पोल्यूशन होता क्या है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ जो है आपको ऑलरेडी पैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पोल्यूशन, व्हाट इज दिस पोल्यूशन? अगर हम बात करें पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग, जैसे अभी हम बात करें काफ़ी साल पुराने, काफ़ी हजारों साल पुराने की अगर टाइम की बात करें, उस टाइम पे अगर हम देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ पोल्यूशन नहीं था। इन द सेंस दैट कि हमारी एयर की क्वालिटी बहुत साफ़ थी, वाटर में कोई पोल्यूशन नहीं था, पानी भी बहुत साफ़ था। तो कहने का मतलब है कि हम एक बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे थे। पहले के टाइम की कम बात करें तो ना, जो पहले की टाइम के ह्यूमन बींग्स थे, तो वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे थे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हमें नई नई चीज़ें पता लगी, इन्वेंशंस होती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, बिल्डिंग्स बनती गई, या इंडस्ट्रियल एरा जैसे जैसे बढ़ता गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ जैसे जैसे होने लगी, उनकी वजह से नो डाउट कि हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। जब हम बात करते हैं कि लेट अस सपोज कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कोयल को बर्न किया है, या आपने घर में कोयल को बर्न किया है, किसी वुड को, लकड़ी को आपने बर्न किया है। जब आप उसको बर्न करते हैं तो उसकी वजह से जो उसके पार्टिकल्स होंगे जो एयर में जाएंगे, वो पार्टिकल्स जो एयर में आ गए हैं, अब वो एयर की क्वालिटी को कहीं ना कहीं कम कर दे रहा है। तो एनीथिंग, जो भी कुछ भी हो सकता है, वो जो भी हमारी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, तो हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोल देंगे कि ये हमारे पोल्यूटेंट्स हैं। और ये पोल्यूटेंट्स अगर हमारे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट एक तरीके से उसकी क्वालिटी कम हो गई है, हम बोल देंगे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है। देन वी से दिस एनवायरनमेंट पोल्यूशन। कहने का मतलब है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिटिव और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल। कोई भी मटेरियल आपने ऐड कर दिया है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उस एनवायरनमेंट की क्वालिटी अफेक्ट होगी। अब एनवायरनमेंट की क्वालिटी को कैसे बता रहे हैं? एनवायरनमेंट की क्वालिटी को हम ऐसे बता रहे हैं, जो उसके अंदर लिविंग बींग्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो जो उसके अंदर लिविंग थिंग्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जा रही है। अब नो डाउट कि सिर्फ लिविंग थिंग्स पे इम्पैक्ट पड़ रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अगर ये अफेक्ट हो जा रही है, उन कंपाउंड जो हमने सब्सटेंसेस की बात करी, उन सब्सटेंसेस के ऐड होने की वजह से, तब हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी अफेक्ट हो जा रही है। तो बेसिकली दिस इज द फिजिकल एनवायरनमेंट जिसके हम बात कर रहे हैं कि कोई लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या हो गई है, इफेक्ट हो जा रही है। जब कोई सब्सटेंस उस एनवायरनमेंट में एंटर करता है, उस सब्सटेंस के एंटर होने की वजह से हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है वो अफेक्ट होनी शुरू कर दे रही है, हम बोल देंगे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप अगर बात करते हैं, जैसे मैं एयर पोल्यूशन की बात करता हूं, एयर के अंदर आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिए हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स वहां रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। उसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने सबने नाम सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी, सबने नाम सुना भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो उसके अंदर साइनाइड गैस थी, मिथाइल साइनाइड, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, ये तो सबको पता है। तो ये जो ट्रेजेडी हुई है,
ये जो ट्रेजेडी हुई है जिसको हम बात बता रहे हैं भोपाल गैस की, तो हुआ क्या है वो तो खैर अलग डिस्कशन है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी, एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस आ गए जिसकी वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट हो गई। अब जरूरी नहीं है कि वो लाइफ अफेक्ट होने का मतलब है डेथ ही होना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डेथ ही होना है, वो तो एक लास्ट पॉइंट है। हम जैसे सपोज हम एक नॉर्मल पर्सन है, हमारी आइज में इरिटेशन शुरू हो गई, हमें गले में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, हमें लंग्स में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है ड्यू टू दैट सब्सटेंसेस, तो हम क्या बोल देंगे हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक आप बिल्डिंग्स की बात करो, पहले बिल्डिंग्स का कलर कुछ और था, उस पोल्यूशन की वजह से बिल्डिंग्स का कलर चेंज हो गया। ताजमहल के एग्जांपल की बात कर लो, ताजमहल पहले संगमरमर का बनाया हुआ था, प्योर वाइट, वेरी ब्यूटीफुल, बट नाउ दिस टाइम जब आप देखेंगे येलोइश कलर का हो गया है ड्यू टू दैट पोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी सब्सटेंस अपने एनवायरनमेंट में ऐड किया है जिसकी वजह से, उस सब्सटेंस के ऐड होने की वजह से जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होना शुरू हो गया। फिजिकल एनवायरनमेंट में मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो एक तरीके से अफेक्ट होना शुरू हो गया, हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। उसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है, दैट इज द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, उसको हम बोल देंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अब देखो ये डायग्राम से समझ आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, कोई आपको कुछ पोल्यूशन दिख नहीं रहा है। बट जैसे जैसे मैंने अभी क्या बोले कि जैसे अब देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, एनिमल्स भी दिख रहे हैं, बर्ड्स भी दिख रहे हैं, है ना, बहुत आराम अच्छी सी चीज़ दिख रही है। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ शुरू हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा आया है, तो नई नई इंडस्ट्रीज लगाई हैं हमने, तो जब इंडस्ट्रीज लगाई हैं तो इनको तो जगह नहीं मिलेगी भाई, ये तो फिर कोनों में छुप छुप के जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ है, ये देखो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो एयर की क्वालिटी और एयर की क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं एक पिक्चर लेकर आया हूँ समझने के लिए कि भाई एयर की क्वालिटी में कितना फर्क आया हुआ है। तो सिर्फ एयर की एनवायरनमेंट में सिर्फ एयर थोड़ी है कि आपने एयर में कोई चीज़ डाली उसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अफेक्ट हो गई है। वाटर की भी तो बात करो, पानी भी तो है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को अफेक्ट करेगा। सोइल की बात कर लो, नॉइस की बात कर लो, तो दीज ऑल आर द पोल्यूशन। रेडियो पोल्यूशन की बात कर लो, तो दीज ऑल आर द एनवायरमेंट पोल्यूशन। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो पोल्यूशन, अभी तो हम एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एनीथिंग जो भी हम ऐड कर रहे हैं या कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी मटेरियल ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकल एनवायरमेंट एक तरीके से अफेक्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स लेस फिट और अनफिट फॉर द लाइफ, कि जो फिजिकल एनवायरमेंट अब बना है अब वो हमारी लाइफ के लिए अनफिट है, हमारी लाइफ के लिए अनफिट है, देन वी से दिस इज द एनवायरमेंट पोल्यूशन, राइट। अभी हमने बात करी पोल्यूटेंट्स की कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल, ये मटेरियल होते हैं विच कॉजेज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। एज आई टोल्ड यू कि पोल्यूटेंट्स की अगर हमने अभी सब्सटेंसेस का नाम लेना मैंने, उन सब्सटेंसेस को पोल्यूटेंट्स बोल सकते हैं और कंटेमिनेंट्स भी बोल सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज एन डिफरेंस, ये पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट्स में डिफरेंस होता है माय डियर। आई विल टेल यू बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एक हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, है ना, आप भी उसी की तैयारी कर रहे हैं जीपी गुजरात के अंदर। तो हरियाणा में जब एग्जाम हुआ था ना, बच्चे उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट को कंपेयर करके पूछ रहा था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। आप समझिएगा चीज़ों को, अभी तो आपकी क्योंकि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड फर्स्ट क्लास है तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आती रहेंगी, है ना, बेस क्लियर होता रहेगा, हमारा बेस बनता रहेगा। पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल विच कॉजेज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट की बात करो, चाहे लिविंग की बात करो चाहे नॉन लिविंग, आप एनवायरमेंट अपने सराउंडिंग देखिएगा, या तो आपको लिविंग देखेगा या नॉन लिविंग देखेगा, उस लिविंग और नॉन लिविंग को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या दिखेगा, काफी टाइम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये दिखेगा कि कुछ साल पहले ये चीज अब ऐसी थी, लेकिन नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन, ड्यू टू दैट सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंसेस उस थिंग्स के वो सब्सटेंसेस उस चीज के ऊपर जो आपने देखी है, ऑब्जर्व करी है, उसके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट डाल दे रहे हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, किसी इंडस्ट्री से स्मोक रिलीज हो रहा है, ऑटोमोबाइल से स्मोक रिलीज हो रहा है फ्रेंड्स, केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है जो न्यूक्लियर प्लांट से रिलीज हो रहा है फ्रेंड्स, सीवेज
ऑफ हाउसेज एंड डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो हमने फेंक दिए हैं, हमारे काम के नहीं हैं, राइट, एंड मैनी मोर मैनी मोर मैनी मोर, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें है, राइट। नाउ सेकंड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। अभी पोल्यूटेंट्स की जब हमने बात करी है कि यार ये पोल्यूटेंट्स हैं, अब यहाँ तक की चीज हमें समझ आई कि एनवायरमेंट में कुछ भी ऐसी चीज ऐड होना जिसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स उन सब्सटेंसेस को हमने पोल्यूटेंट्स नाम दिया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वी क्लासिफाई दैट पोल्यूटेंट्स। इन पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है? सो वी क्लासिफाई द पोल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू different forms. Like first one is according to the form in which they persist after the release into the environment. पहली जो हमने क्लासिफिकेशन किया है पोल्यूटेंट का, वो इस बेसिस पे किया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट या आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरमेंट, कि इस फॉर्म में इन विच दे परसिस्ट, कि वो एनवायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में कैसे रह रहे हैं जैसे वो किसी सोर्स से रिलीज हो गया है। उस बेसिस पे हमने बताया है देयर आर टू टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीजिंग टू द एनवायरनमेंट। दैट मींस कहने का मतलब है, सपोज दैट एक इंडस्ट्री है फ्रेंड, एक स्टैक है, स्टैक चिमनी आप बोलो जिसको। वैसे इसमें भी डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताऊं अभी यहाँ पे, वैसे हम आगे जाके चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वही बात है, छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। बच्चे ये जो है एक सोर्स है ना, चिमनी जिसको आप बोल रहे हैं, मैं एक सोर्स बोल रहा हूं बस अभी, दिस इज द सोर्स। इस सोर्स से ना फ्रेंड्स गैसेज रिलीज हो रही है फ्रेंड्स, इस सोर्स से गैसेज रिलीज हो रही हैं। तो ये जो गैसेज रिलीज हो रही है इनको बोलते हैं प्लूम। ये जो गैसेज रिलीज हो रही है इनको क्या बोलेंगे? प्लूम। और ये जो सोर्स है इसको हम बोलेंगे स्टैक, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैक। तो वी हैव अ स्टैक एंड वी हैव अ प्लूम। अच्छा, तो सर ऐसी बात है, तो सर देखिएगा ये कोई व्हीकल आपने बताया है सर, ये व्हीकल है जैसे, सर ये व्हीकल के पीछे जो साइलेंसर होता है सर, यहां से तो गैसेज रिलीज हो रही है। सो सर इसको भी क्या बोलेंगे? प्लूम। और ये जो सोर्स है जहां से गैसेज रिलीज हो रही है, सोर्स ऑफ देयर एमिशन, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? स्टैक, राइट। तो स्टैक जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आप, क्योंकि सिविल इंजीनियर जो है अपने बीटेक में इसकी डिजाइनिंग करता है, डिजाइन ऑफ स्टील स्टैक पढ़ता है, वो स्टील स्टैक की हाइट की डिजाइनिंग करता है, वो एक अपना एक टॉपिक है अलग से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, देखो जैसे ये गैसेस, जैसे पोल्यूटेंट्स, आपने कोयला जलाया, कोयला जलाने की वजह से जो पार्टिकल्स एयर में आ गए हैं, है ना, गैसेस भी होंगी, पार्टिकल्स भी होंगी। आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने की वजह से जो पार्टिकल्स एयर के अंदर आ गए हैं, सो हम उनकी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में आ गए एंड नाउ दे एंटर इनटू द एनवायरमेंट, अब ये एनवायरमेंट में कैसे परसिस्ट कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? क्या वो जैसे रिलीज हुए थे, जिस फॉर्म में रिलीज हुए थे, क्या वो एज इट इज पड़े हैं, या क्या वो जिस फॉर्म में रिलीज हुए हैं, क्या वो आपस में कुछ इन्होंने रिएक्शन वगैरह की होगी और वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए हैं? तो अगर किसी सोर्स से पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है फ्रेंड्स, किसी सोर्स से पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है, तो क्या, जैसे मान लो ए पोल्यूटेंट यहां से रिलीज हुआ है, तो ये जो ए पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है, क्या ये एटमॉस्फेयर में ए ही फॉर्म में मिलेगा? क्या ये आपस में रिएक्ट करके किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया? क्या ये ए किसी सी में चेंज हो गया? इस बेसिस पे दो टाइप के पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो रहते हैं जो हम ये बोल रहे हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एनवायरमेंट में कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट जब हम बोल रहे हैं किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, दिस इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगर वो अपने ही उसमें, दैट इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। बट इसको बताते कैसे हैं कि ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है? बेसिकली इसको कैसे हम बताएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करना होगा? प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं दैट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टली इनटू द एनवायरमेंट। वो किसी एनवायरमेंट में डायरेक्टली, किसी भी एनवायरमेंट में डायरेक्टली किसी भी सोर्स से एमिट हुए हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए, दो स्टैक आपको बताए, एक आपका चिमनी का एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने व्हीकल का एग्जांपल दिया है। तो ये जो ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल है, यहां से जो प्लूम राइज हुआ, यहां से जो गैसेज राइज हुई एटमॉस्फेयर में, यहां से जो पोल्यूटेंट्स एमिट हुए हैं एनवायरमेंट में गए हैं, और ये जो चिमनी थी फ्रेंड्स, यहां से जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में गए हैं, तो ये जो पोल्यूटेंट्स है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली किसी न किसी सोर्स से एमिट हुए हैं। इन पोल्यूटेंट्स को बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं डायरेक्टली जो किसी सोर्स से रिलीज होते हैं एनवायरमेंट के अंदर। कोई भी सोर्स हो सकता है, दैट सोर्स इज आइडेंटिफिएबल। उस सोर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सोर्स वही है जो हमने बनाया है, दैट मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है फ्रेंड्स।
सोर्स कैन बी नेचुरल एंड सोर्स कैन बी आर्टिफिशियल। अगर सोर्स नेचुरल है, जैसे एग्जांपल लाइक लेट अस सपोज वोल्केनिज्म इज देयर, वोल्केनिज्म हुआ है, तो वोल्केनिज्म होने की वजह से जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे फ्रेंड्स, वो पोल्यूटेंट्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कोई डस्ट स्टॉर्म आ गया है, उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में गए, दैट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे पोलन ग्रेन्स, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी देखा होगा, पोलन ग्रेन्स फ्लावर्स होते हैं, जब पोलन ग्रेन्स ओपन होते हैं तो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो ऑल दोस पोल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली एमिट फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल सोर्सेस, जो एमिट हो रहे हैं किसी सोर्सेज से, और सोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाइड। हमने लकड़ी जलाई है, हमने कोयला जलाया है, हमने ऑयल को बर्न किया है, इनकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स अराइज हुए एटमॉस्फेयर में, दीज आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। अब ये जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है फ्रेंड्स, जैसे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन द, और ये पानी वाटर वेपर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, एयर के अंदर पानी भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, तो ये पोल्यूटेंट्स आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं और वाटर वेपर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इनके बीच में एक रिएक्शन होती है, और एनी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको बोलते हैं फोटो रिएक्शन। और यहां पर फ्रेंड्स एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, और ये बनाएंगे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को। कहने का मतलब है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनते हैं बाद में, जब ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं देखो क्या लिखूंगा कि ये जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं या पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक रिएक्शन होती है फ्रेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक रिएक्शन होती है, और ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अब मैं स्पेशली एयर बोल रहा हूं सर, यहाँ प्राइमरी लिखा हुआ है, तो आप इसको किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। मैं अभी पर्टिकुलर एयर के कंटेक्स्ट में बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आप इसको एयर के कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, राइट। लिखा भी यही है यहाँ पर, इसका मतलब भी यही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट इज अ पोल्यूटेंट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। द सोर्स कैन बी आइदर अ नेचुरल प्रोसेस सच एज द सैंडस्टोन और वोल्केनिक एरप्शन, और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं। Anthropogenic influenced by the humans such as the industrial और vehicle emission. Example of primary pollutants, जैसे example है कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर कि इनका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज अ पोल्यूटेंट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। देखो क्या लिखा है, इट इज अ पोल्यूटेंट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन। वैसे फिजिकल इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा। तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक रिएक्शन होती है, और बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अदर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इंक्लूड्स ओजोन। ओजोन जो है फ्रेंड्स, हम पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जो इनको नहीं पता है, वो अगर ये सोचें कि सर ओजोन तो हमारे लिए अच्छी होती है, सर ओजोन तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को आने नहीं देती है, मैं भी सही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, लेकिन मैं उस ओजोन की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं उस ओजोन की बात कर रहा हूँ जो बनती है, जो पोल्यूटेंट है। तो ओजोन हमारे लिए अच्छी भी है, ओजोन हमारे लिए बुरी भी है, लेकिन डिपेंड करता है वो ओजोन कहाँ पर है। अभी मैं उस टर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ। एक वर्ड होते हैं, जैसे आपने एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम सुने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो ओजोन पाई जाती है ये हमारे लिए अच्छी है, बट यहां पर जो ओजोन पाई जाती है ये बनी है इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से। तो ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, और ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम उस ओजोन की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि बनी है, विच इज फॉर्म व्हेन, कब बनती है, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Any reaction which takes place in the presence of sunlight is known as the photochemical reaction. उसको क्या, फोटो का मतलब reaction is taking place in the presence of sunlight, photo and chemical, there is a chemical reaction. जैसे photosynthesis की आप बात करो, photosynthesis में synthesis हो रही है, plants अपना खाना बना रहे हैं, synthesis is there in the presence of sunlight, हमने बोला photosynthesis। तो यहां पर ओजोन जो बन रहा है which is formed when the hydrocarbon and nitrogen oxides
ये कंबाइन होते हैं, हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO2 विच इज फॉर्म्ड व्हेन NO कंबाइंस विद ऑक्सीजन। वैसे आगे जाके पढ़ना है इनके बारे में, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पहले फॉर्म है, हमने डिस्कशन किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्म in which they persist after the release into the environment, and the second is this according to their existence in the nature। सेकंड जो इसमें क्लासिफिकेशन की गई है पोल्यूटेंट्स की, वो है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन द नेचर, कि दिस पोल्यूटेंट्स आर क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया है हमने, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं दिस अकर्स इन नेचर एंड बिकम पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल, बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। अगर किसी पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा चली जाए, किसी भी पोल्यूटेंट की, जैसे हमने एक केस ले लिया है कि ये एक एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में लेट अस सपोज CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, एज हमारे पास एक नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर किसी पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन उस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो उसको क्या बोल देंगे, क्वांटिटी। दीज अकर्स इन द नेचर एंड बिकम्स पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट कब बनते हैं, व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा है, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं। सेकंड क्या है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। दिस डू नॉट अकर इन द नेचर। ये एक डिफरेंस आप यहां से समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स तो नेचुरल है, जो नेचर में पाए जाते हैं जनरली, बट क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स जो है नेचर में नहीं पाए जाते। दीज आर नॉट नेचुरल पोल्यूटेंट्स, दिस डू नॉट अकर इन द नेचर। ये मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सच एज द DDT, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो कंपेरिजन करने के लिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। जो नेचर में पाए जाते हैं क्वांटिटेटिव, बट ये क्वांटिटेटिव कब बोलेंगे, जब क्वांटिटी में होंगे। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, जब एक अपनी एक लिमिट को रीच, इसके भी लिमिट के भी बियॉन्ड चले जाएंगे, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से भी ज्यादा चली जाएगी, क्वांटिटेटिव। और सेकंड क्या है, ये क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन से होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो हमने बनाए, मैन मेड की बात कर लेते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का मतलब जो खतरनाक होती है, जो खतरनाक किसके लिए, पेस्ट के लिए, नाम दिया पेस्टिसाइड्स। फंगिसाइड्स जो खतरनाक होती है फंगी के लिए, फंगिसाइड्स। जैसे एल्गीसाइड जो खतरनाक होती है चीज एल्गी के लिए, एल्गीसाइड, राइट। तो एल्गीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, राइट। तो एग्जांपल क्या, DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, ठीक। थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द डिस्पोजल। थर्ड हमने क्लासिफिकेशन किया है पोल्यूटेंट्स का इस बेसिस पे कि जो पोल्यूटेंट्स हमारे पास है, क्या हम जब हम उसको डिस्पोज करेंगे, लेट अस सपोज हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो जब हम उसको डिस्पोज करेंगे तो क्या उनका डिस्पोजल जब हम कर रहे हैं तो उन पोल्यूटेंट्स को क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाएगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, माइक्रो छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब एक आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा प्राणी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये करता क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन होता है, वो उस कार्बन को खाता है, कंज्यूम करता है, एक रिएक्शंस होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे चलती है। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी वो क्लास नहीं है। वो अभी आप एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप वाटर पोल्यूशन की जब आपकी क्लासेस होंगी तो आपको पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी कहानी बताई जाती है वहाँ पे कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पूरी कहानी हम डिस्कस करते हैं ना। तो अभी मैं आपको उसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि उस बेसिस पे भी पोल्यूटेंट्स को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल, कि पोल्यूटेंट्स का जो नेचर है वो कैसा है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं। बायो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल का मतलब डिकम्पोज होना, टूटना, कि अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ पा रहा है, उसको डिकम्पोज कर पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो जाएगा। बस मैं ऑर्गेनिक मैटर की जगह क्या लिख देता हूं, पोल्यूटेंट लिख देता हूं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल एक्शन, द वेस्ट प्रोडक्ट या और पोल्यूटेंट्स विच आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल एक्शन। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, जैसे एग्जांपल आप ह्यूमन और एनिमल वेस्ट की बात करो, सीवेज की बात करो, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू की बात करो फ्रेंड्स, तो ये क्या है सारे के सारे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल आइडिया दे देता हूं। होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां होगा, दिस इज द नेचर।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो कार्बन फ्री करेगा और इस कार्बन को कंज्यूम करता है। कार्बन उसको चाहिए, कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमें भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बन है, हम कार्बन कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कार्बन चाहिए, और ये कार्बन किस में प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मैटर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बॉन्ड को ब्रेक कर पा रहा है, इजिली ब्रेक कर पा रहा है, तो इस कार्बन को खा लेगा। तो वो ऑर्गेनिक मैटर जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पा रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब होता है डिकम्पोज। इस बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब है डिग्रेडेशन, डिसइंटीग्रेशन। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दे रहा है, हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल है, वो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल है, या वो पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेट अस सपोज लाइक दिस, इसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, दैट बॉन्ड एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना चाहेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी, तो गिवन टाइम में इसको डिकम्पोज कभी कर ही नहीं पाएगा। तो हम उसको बोल देते हैं दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है कि द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल एक्शन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल प्लास्टिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक को कभी तोड़ ही नहीं पाएगा, तो तोड़ेगा तो कई साल लगा देगा, है ना, तो इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स फ्रेंड्स। ग्लास, पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, तो दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं पेपर, फ्रेंड्स पेपर इज एन ऑर्गेनिक मैटर, पेपर और पेपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पेपर को ब्रेक कर सकता है, बट ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए ना, कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारे साल लग जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको डिकम्पोज करने के लिए। आपने रोटी रखी है, कुछ दिनों के बाद देखोगे रोटी सड़ जाएगी, या आपने कोई ब्रेड का टुकड़ा रख दिया, कुछ दिनों के बाद देखोगे ब्रेड का टुकड़ा सड़ जाएगा। खाना सड़ जाता है बाहर रखा रखा, गर्मियों में जल्दी सड़ता है, सर्दियों में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट वहीं पर आप पेपर रख दो, पेपर नहीं सड़ेगा, और काफ़ी सालों तक पड़ा रहने दो, काफ़ी सालों तक, बहुत साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है जो है आपका खाना सड़ गया है, किसने किसने कुछ ना कुछ तो काम हुआ हो ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी यहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, और जब डिकम्पोज करता है तो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वो सब डिस्कशन यहाँ का नहीं है, मुझे बस आपको क्लियर करना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी जगह से जो पोल्यूटेंट्स अराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, उन पोल्यूटेंट्स को, क्या वो पोल्यूटेंट्स नेचर में कैसे हैं, क्या वो बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के, तो उस बेसिस पे भी हमने इसको क्लासीफाई किया है। फोर्थ जिसमें हमने इसको क्लासीफाई किया फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिन, जैसे नेचुरल है या एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड है। जैसे एग्जांपल मैंने वोल्केनिज्म का एग्जांपल दिया था, नेचुरल है पोल्यूटेंट्स। और जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, स्टील के स्टैक्स, चिमनीज, तो ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक है, राइट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, क्या कारण है पोल्यूशन के, अभी मैंने आपको बताया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। पहले के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, बट नाउ द टाइम पॉपुलेशन एरा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। और जब पॉपुलेशन, जैसा अनकंट्रोल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनको खाने के लिए भी फूड चाहिए, उनको अपनी लिविंग, उनको सर्वाइव करने के लिए वो सारी चीजें चाहिए जो आप लोगों को चाहिए होती है। और उन सारी चीजों को, सारी फैसिलिटी को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। और जब इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है फ्रेंड्स, सो मोर एंड मोर लॉट ऑफ द पोल्यूशन इज देयर। और जरूरी नहीं कि पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से आ रहा है, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप घर में भी तो काम कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, खाना आप गर्म कर रहे हैं ना, अपने खाना बनाना है, खाना तो लकड़ी जलाना है, अपने लकड़ी जला रहे हैं। खैर आज के टाइम पे नहीं हो रहा, कोयला भी यूज नहीं कर रहे, अब तो गैस लाइटर आ गया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल यू कैन से फॉर द पॉपुलेशन पॉइंट, फॉर द पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक ही पॉइंट के लिए इसको बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर फैक्टर में नहीं करता है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाती है, लेकिन अभी आपको चीज़ें नहीं क्लियर होगी तो हमें उस कंटेक्स्ट में जाना भी नहीं है ना। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर,
भाई मैंने अभी बताया रहने के लिए एक जगह चाहिए उनको, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं आप, लाइक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ बढ़ रही है, रीजन समझ आ रहा है। अर्बनाइजेशन, शहरी लोग शहर बनाए जा रहे हैं, यू कैन से लाइक दैट, है ना। तो उसकी वजह से अब ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। भाई शहर बनाना है, अर्बनाइजेशन बन रहा है, तो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, पोल्यूशन आएगा, है ना। सो फॉरेस्ट फायर हो गया, रेडियो एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दीज आर सम कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशंस, मेजर टाइप कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की हम बात करते हैं। और भी पोल्यूशन है, नो डाउट कि यही पोल्यूशन है। थर्मल पोल्यूशन इज ऑल्सो देयर, बट खैर हमने इतना डिस्कशन नहीं करना है कि थर्मल पोल्यूशन भी होता है, उसके वजह से भी तो पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन जनरली ओशंस वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थर्मल पोल्यूशन लाइक दैट कि कोई इंडस्ट्री है और उस लाइक लेट अस सपोज कि वो इंडस्ट्री पानी का यूज़ कर रही है, ऑब्वियसली बात है। अब जब पानी का यूज़ तो करती है इंडस्ट्रीज, उसके पास पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बॉयलर्स वगैरह के अंदर जनरली यूज़ किया जाता है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए, तो पानी जो है वो एक तरीके से अंदर से एब्जॉर्व कर लेता है। तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एकदम से उसने अपने वेस्ट वाटर को किसी वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज कर दिया, तो थर्मल पोल्यूशन हो गया, एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया। एक पर्टिकुलर लेवल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया, देयर इज अ थर्मल पोल्यूशन। और जो लिविंग बींग्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ थी वहाँ की, इतना टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाएगी भाई। आप थोड़ी सी सर्दी गर्मी होगी, मौसम चेंज हो गया, हमें बुखार आ जाता है। वाटर बॉडी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, आपने एकदम से उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, दैट लाइफ को थ्रेट कर रहा है वो उसकी। तो देयर इज अ पोल्यूशन। पोल्यूशन हम बोल ही तो उसी को रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपने डाल दी, कोई भी चीज़ आपने ऐड कर दिया एनवायरनमेंट के अंदर, और वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को अफेक्ट कर रही है, तो दिस इज द पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन थर्मल की वजह से, देन वी से देयर इज अ थर्मल पोल्यूशन फ्रेंड्स। बस मैं आपको समझाने के लिए चीज़ बताइए ताकि आपको आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होती रहे कि क्या चीज़ें चल रही है फ्रेंड्स। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? नाउ अब देखो यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया ना, साथ साथ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस इन द नेचर ऑफ द pollutants are classified as, according to the existence in the nature, according to the existence in the nature of pollutants are classified as, क्या आंसर दोगे आप इसका? according to the existence in the nature। अब बताइएगा, देखो आपने पढ़ा है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है वो पूछ रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस इन द नेचर। तो हमने देखो यहाँ पे पढ़ा है, बताया मैंने आपको, ओरिजिन कैसे हुआ, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक हुआ है। फिर नेचर ऑफ डिस्पोजल, नेचर क्या है उसका, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो नेचर हो जाएगा। थर्ड, फिर मैंने सेकंड बार आपको बताया अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन द नेचर, नेचर में कैसे उसका एग्जिस्टेंस है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। और फिर मैंने आपको पहले वाला ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नेचर की बात करी है क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस इन द नेचर, तो आप क्या आंसर देंगे, समझ आ गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिस्पोजल पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, है ना। दो क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, दो क्वेश्चन आप बना देना, 4 पॉइंट्स बताए, 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। 5वां पॉइंट यहाँ से बता देना कि भाई कौन कौन से कॉजेज होते हैं। 6ठा क्वेश्चन यहाँ से बना देना, मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन। यही पढ़ने का ट्रिक होता है बच्चे, जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं ना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आप उस तरीके से पढ़िएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरीके का, दैट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टाइप, लाइक कि ये पूछ लेगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये दे देगा, जैसे एग्जाम्पल लाइक दिस, ये दे देगा, टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। और फ्रेंड्स इतना आप देखिएगा, आज के टाइम पे जो होती है चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से आप बाहर की तरफ जाओ, बाहर की तरफ मतलब पूरी तरफ से आप नेट को यूज़ करो। मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ से, मोस्टली क्या, उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी इस मॉड्यूल से, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमें और भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट ही मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको चीज़ें और डिस्कस करनी, तो आप जाकर नेट पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप ये डालेंगे कि टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, वो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देगा, आप वो पढ़ सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, आपके अच्छे नोट्स बनेंगे और वही आपके काम आएंगे एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप अपने आप बनाइएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें से कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इनमें से कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है, समझ पा रही चीज़। नाउ वी एंटर इन द एयर पोल्यूशन। हाँ, ये एनवायरमेंट, ऐसा नहीं कि ऐसे बताया एनवायरमेंट पोल्यूशन था, क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर एनवायरमेंट पोल्यूशन से, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन बताया कि वो जरूरी है समझना। नाउ आप पूरी तरह से एंटर कर जाते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर। अब एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द एयर पोल्यूशन, मैंने अभी बताया आपको, पोल्यूशन का मतलब आपको समझ आ गया। एयर पोल्यूशन पर्टिकुलर एयर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन पर्टिकुलरली वाटर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन सो वी पर्टिकुलरली टॉक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सॉइल। अगर मैं बोल दूं हमने सॉइल में कुछ ऐसी चीज ऐड कर दी हैं, लाइक हमने कोई फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं, सॉइल में केमिकल्स डाल दिए हैं, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई है भाई, सॉइल पोल्यूशन हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूं एयर पोल्यूशन की, सो कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हमने एयर के अंदर डाल दिए हैं, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर ऐड हो गए हैं जिसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट होना शुरू हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन हो गया। देन वी से इट इज एयर पोल्यूशन, इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। एयर पोल्यूशन इज एग्रीवेटेड बिकॉज ऑफ 4 डेवलपमेंट्स। ये एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, क्या रीजन है? पहला पॉइंट इज दिस इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ेगा, गैसेस ज्यादा रिलीज होंगी, पोल्यूटेंट्स ज्यादा एमिट होंगे, जितने ज्यादा पोल्यूशन एमिट्स, जितने ज्यादा पोल्यूटेंट्स एमिट्स हो रहे हैं, जितनी ज्यादा गैसेस रिलीज हो रही है, मोर इज द एयर पोल्यूशन। ग्रोइंग सिटीज, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ग्रोइंग सिटीज, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सोइल वगैरह कंपैक्ट हो रही है या डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है यहाँ पर। एयर पोल्यूशन कैन कोज द हेल्थ प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन अगर हो गया है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम का अफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। वो नॉन लिविंग थिंग को भी अफेक्ट करता है भाई, उसको भी अफेक्ट करेगा। बिल्डिंग्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया ताजमहल का, है ना, तो उसको भी अफेक्ट करेगा, तो उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, दैट कैन कोज द हेल्थ प्रॉब्लम, डैमेज द एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी को भी, और हमारे क्लाइमेट को भी चेंज करता है, हमारे क्लाइमेट को भी चेंज करता है एयर पोल्यूशन। अगर एयर में पोल्यूशन आ गया ना, दैट क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, दैट क्लाइमेट विल आल्सो चेंज। नेक्स्ट, पोल्यूटेंट्स। अभी मैंने पोल्यूटेंट्स की बात करी है कि टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर, रन ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट। पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं वो डिफरेंस यहाँ क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पोल्यूटेंट्स उसको बोलते हैं जनरली जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इवॉल्व होते हैं। द पोल्यूटेंट्स विच इवॉल्व और विच एमिट फ्रॉम एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अगर आपने की, आपने लकड़ी जलाई है, आपने कोयला का जलाया है, आपने गाड़ी चलाई और गाड़ी में जो गैसेज रिलीज हो रही हैं सिलेंसर से, तो एनी पोल्यूटेंट्स विच रिलीजेस ड्यू टू दी मैन मेड एक्टिविटीज उसको पोल्यूटेंट बोलेंगे। और एनी सब्सटेंस विच, वो सब्सटेंस जो नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आए उनको कंटेमिनेट बोल देंगे। दैट मीन्स इन जनरल सेंस वी से कंटेमिनेंट, इन जनरल सेंस वी से कंटेमिनेंट। जैसे एग्जांपल लाइक दिस, टिपिकल रिजल्ट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर, नो फॉर व्हीकल एग्जॉस्ट, ये आपके पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। कंटेमिनेंट्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, जो दोनों की वजह से, एज आई टोल्ड यू, ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों की वजह से जो आएंगे वो ये होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। कंटेमिनेंट्स तो दोनों की वजह से है, जनरल सेंस में कंटेमिनेंट्स ही बोलते हैं, बट हम बार बार पोल्यूटेंट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं की वजह से हुआ है। सब वोल्केनिज्म तो पहले भी होते थे, वोल्केनिज्म तो अपना एक नेचुरल एक्टिविटीज है, पहले के टाइम पे इतना पोल्यूशन थोड़ी था, पोल्यूशन तो आज के टाइम पे हुआ है। सो जब पोल्यूशन आज के टाइम पे हुआ है ना, तो इसका मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोल्यूशन। सो इसलिए हम बार बार पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पोल्यूटेंट्स किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, बट जो दोनों की वजह से उसको कंटेमिनेंट्स बोल रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दूँ, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कई जगह पोल्यूटेंट्स, कई जगह, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों सेम ही समझना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आप बोल सकते हैं ये डिफरेंस है, अदरवाइज आप पोल्यूटेंट से ही मान के चलिएगा, ठीक है। नाउ एयर पोल्यूशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्लियर होगा आपको। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द सब्सटेंसेस जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मैन इन सफिशिएंट concentration, presents for a sufficient time and under circumstances which interfere significantly with the comfort, health and welfare of the person or with the full use or enjoyment of the property। कहने का मतलब ये होगा, ये बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी पोल्यूटेंट्स का प्रेजेंट होना। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस
इज द प्रेजेंस इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर के अंदर जनरली, अरे सब्सटेंसेस आए कैसे, जनरली रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मैन, जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इवॉल्व हुए हैं इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन। एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इन पोल्यूटेंट्स का प्रेजेंट होना इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एंड फॉर सच ड्यूरेशन, फॉर सफिशिएंट टाइम, और इतनी ड्यूरेशन के लिए हमारे एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। इस ये एक रूम है, इस रूम के अंदर आप बैठे हैं, मैं क्लास ले रहा हूं यहां पे, इस रूम में अभी भी पोल्यूटेंट्स हैं, और ये पोल्यूटेंट्स जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, तो मैं ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूं कि ये जो पोल्यूटेंट्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा है, तो मैं अफेक्ट होना शुरू हो जाऊंगा। सेकंड पॉइंट, ये पोल्यूटेंट इनका कॉन्सेंट्रेशन तो कम है, बट मैं इस रूम में बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम तक रह रहा हूं, तो इसका मतलब वो छोटे पोल्यूटेंट्स जो ज्यादा टाइम तक रुके हुए हैं, तो वो भी अफेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो प्रेजेंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी ड्यूरेशन के लिए वो प्रेजेंट है, एंड जो कि इंटरफेयर कर रहा है किस में, हमारे कंफर्ट में, हमारे कंफर्ट में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे हेल्थ में इंटरफेयर कर रहा है, हमारी वेलफेयर में इंटरफेयर कर रहा है, और हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करके नहीं जी पा रहे हैं। सो दीज आर सब्सटेंसेस, ये अगर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन है। कंक्लूजन इज दिस, एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कोई भी ऐसे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कोई भी ऐसे कंटेमिनेट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम अफेक्ट हो रहे हैं, हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना इतनी कॉन्सेंट्रेशन में, इतनी ड्यूरेशन के लिए, कि जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, एयर पोल्यूशन है। अगर हम अफेक्ट नहीं हो रहे, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है। अगर हम अफेक्ट हो रहे, एयर पोल्यूशन। हम का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है फ्रेंड्स, हम का मतलब है एनवायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट हो रही है, एयर पोल्यूशन। अफेक्ट नहीं हो रहे, नो एयर पोल्यूशन। वाई? तब क्यों बोलेंगे एयर पोल्यूशन जब अफेक्ट ही नहीं हो रहा कोई भी? नो एयर पोल्यूशन, राइट? लेट मी गिव यू वंडरफुल एग्जांपल। आप ना हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं, आप हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं बहुत कम आवाज में, बहुत कम आवाज में, ये थोड़ा सा तेज, मीडियम सी आवाज में गाना सुन रहे हैं। 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, दैट्स इट। बट आप क्या कर रहे हैं, आपने वो हेडफोन हटाए नहीं, 2-3 दिन तक सुनते गए, 2-4-5 दिन तक लगातार बिना ब्रेक ले आप वो गाना सुनते गए 2-3 दिन तक, तो अब आप अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे उससे। दिस इज द नॉइस पोल्यूशन। उस नॉइस की वजह से अब आप अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, उसको हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। कि जब तक हम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं कोई पोल्यूशन नहीं है, और जब हम अफेक्ट होना शुरू हो गए तब नॉइस पोल्यूशन। और जब नॉइस पोल्यूशन के अफेक्ट क्या क्या होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं नॉइस पोल्यूशन के भी। हाँ, आपके सिलेबस में है फ्रेंड्स, नॉइस पोल्यूशन है, और नॉइस पोल्यूशन में पढ़ेंगे कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो जब मैंने आपको ये चीज समझाई है कि अगर कोई एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है इतनी कॉन्सेंट्रेशन में और इतनी ड्यूरेशन के लिए कि जो लाइफ है वो अफेक्ट होना शुरू हो जा रही है, तो हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन आ गया। ठीक है, सेम चीज यहां लिखी हुई है, द प्रेजेंस ऑफ द कंटेमिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इंटरफेयर विद द ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर एंड हार्मफुल, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम्स बताया है यहाँ पे, है ना, क्रोम से लिया है फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बनाया, क्रोम से उठा के लिया है ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये सारी एक्टिविटीज हैं फ्रेंड्स, वोल्केनिज्म हो रहा है, या ये इंडस्ट्री से वो रिलीज हो रही है गैसेस, है ना, ये टरबाइन वगैरह है, बोट वगैरह मूव कर रही होंगी, पानी है, जो भी है, ये व्हीकल्स वगैरह देख पा रहे हैं, तो इस सब की ये इफेक्ट हो रहे हैं, सबकी वजह से आता है पोल्यूशन। नाउ सेकंड पॉइंट, एयर पोल्यूशन। आप यहाँ से भी समझा सकते हैं कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर हो गए हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन। देखो कितना गंदा गंदा दिखा रखा है, गंदा मतलब ब्लैक दिखा रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लैक गंदा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये कैसे दिखा रखा है, दिस इज द पोल्यूशन। ऐसा तो दिखाते हैं, बचपन से ये तो पढ़ते आ रहे हैं, ये ना, ये बिल्कुल साफ सुथरा था, एकदम ब्लैकिश टाइप हो गया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैकिश टाइप में पोल्यूशन होता है, बस समझने के लिए, है ना, थोड़ा मजाक वे में लेके जाइएगा इस चीज को। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि वाई दिस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुई है। ये प्रॉब्लम जनरली स्टार्ट हुई है जब से फायर की इन्वेंशन हुई है। इन्वेंशन तो क्या ही है, मतलब पहले के टाइम पे जो थे लोग, आपको पता ही है, जला के पत्थरों को आपस में रगड़ के देखा, एक आग आई,
तो लोगों ने फिर उसका यूज़ करना शुरू कर दिया, जानवरों को मार के पकाते थे, खाते थे। लाइक मतलब जब से वो चीज़ें स्टार्ट हुई है ना, तो जब से इन्वेंशन हुआ फायर का बेसिकली, तब से प्रॉब्लम शुरू हुई है। प्रॉब्लम का मतलब एयर पोल्यूशन, क्योंकि जब आप लकड़ी को जलाएंगे फ्रेंड्स, लकड़ी को जलाने की वजह से तो प्रोडक्ट्स आएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, वही तो पोल्यूटेंट्स हैं। कोयला की बात नहीं करते, कोयला तो उस टाइम पे नहीं था, पहले तो लकड़ी थी, जंगलों से पेड़ पौधों से लकड़ियाँ काट काट के जलाते थे। कोयला उस टाइम तक नहीं था, कोयला तो बाद में आया है। तो मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तब से थोड़ी सी। और उस टाइम पे इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी फ्रेंड्स, उस टाइम पे इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ध्यान ही नहीं देता होता उस तरफ। मेजर प्रॉब्लम ही नहीं थी तो क्यों ध्यान देना, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, नाम ही नहीं लेना उस टाइम पे तो, है ना, जब इन्वेंशन हुई थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हमें चीज़ें समझ आने लगी, नाउ द प्रॉब्लम्स राइजेस। फिर हमने कुछ ऐसा टाइम आ गया, अब टाइम आने के बाद हमने क्या किया, वुड की जगह कोयला यूज़ करना शुरू कर दिया। और जब हमने कोयला को यूज़ करना शुरू कर दिया, इन द 16th सेंचुरीज पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज। 16th सेंचुरीज में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई है, और जब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई है तो फ्रेंड्स वुड की डिमांड बढ़ गई है। पहले के टाइम पे लकड़ी यूज़ करते थे, और जब लकड़ी यूज़ करते थे पेड़ पौधे काटते गए, लकड़ियाँ देते गए, सप्लाई करते गए, बट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वुड की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई लोगों की, भाई खाना पकाना है ना, तो लकड़ी तो जलानी पड़ेगी खाना पकाने के लिए। तो वुड की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है तो वुड बिकम स्केयर, कमी आ गई है लकड़ी की। डिमांड है, हम डिमांड सप्लाई नहीं कर पा रहे, हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लकड़ी की कमी हो गई है। तो उसके बाद हमने फिर देखा वुड के प्राइस हाइक हो गया एकदम से, वुड के प्राइस बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद नाउ वी रिप्लेस द वुड टू द कोल, फिर हमने कोयला का यूज किया, तो अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, कोल की कंजप्शन बढ़ी है। जब कोल की कंजप्शन बढ़ी है फ्रेंड्स, तो यहां से जो है एक तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम राइज हुई। लकड़ी से तो हुई थी, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कोयला से हुई, क्योंकि जब आप कोयला को बर्न करते हैं ना, आपको पता है इस चीज़ का कि जब हम कोयला को बर्न करते हैं तो जो सल्फर कंटेंट होता है उसके अंदर, जो ऐश कंटेंट होते हैं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से जो है कंप्लेंट्स अबाउट द स्मोक एमिशन इंक्रीज्ड। तो जब कोयला की डिमांड बढ़ने लगी तो यहाँ से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर इस एरा से एक स्मोक एमिशन बढ़ना शुरू हो गया है, और एक कंप्लेंट आने लगी है कि भाई स्मोक आ गया है, अब हम अफेक्ट हो रहे हैं, नाउ द पोल्यूशन इज देयर। उससे पहले इतना नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, वुड की डिमांड बढ़ी, वुड की स्केरिसिटी हुई, वुड के प्राइस हाइक हो गए हैं, फिर हमने कोयला का यूज करना शुरू किया। तो अब जैसे जैसे चीजें आई कि हाँ भैया प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब जब प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो अगर अभी से उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब है कुछ लेजिस्लेशंस यहाँ पे बनाए गए, हैं एयर पोल्यूशन लेजिस्लेशन हिस्ट्री, कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए हैं जो कि इस एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि भाई हमारी एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, इसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, इसको रेगुलेट करो भाई, इस चीज़ को कम करो। इतना एयर पोल्यूशन अगर हुआ तो लाइफ इतनी अफेक्ट हो रही है, हमारी डेथ भी हो जा रही है काफ़ी लोगों की, बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं एयर पोल्यूशन से। तो अब इससे रिलेटेड क्या बनाने लगे, लेजिस्लेशंस आए। अब ठीक है, ये यूएसए के लेजिस्लेशंस है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि याद कर लो, रीजन मीन 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 पॉइंट है, बस याद कर लीजिएगा। बाकी इंडिया के भी नो डाउट हम इंडिया के भी याद करेंगे, पढ़ लीजिएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप क्या पता भूल चुक के एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फेडरल एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया यूएसए में 1955 में, याद कर लीजिएगा, सारे एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो सबसे पहला जो बनाया गया है एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यूएसए में बनाया गया है 1955 में, फर्स्ट फेडरल FFAPC बोलते हैं इसको। फिर मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एक्ट हुआ, मोटर व्हीकल के ऊपर भी भाई कितना वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहेगा उसके ऊपर भी बनाया गया 1960 के अंदर। क्लीन एयर एक्ट बाद में एनेक्ट किया गया है 1963 के अंदर। मोटर व्हीकल एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया गया है जिसमें एमिशन रेगुलेशंस से रिलेटेड बात की गई है, कितना आपको एमिट करना है कितना नहीं, वो 1965 में, बट बिगिन हुआ 1968 में। फिर एयर क्वालिटी एक्ट उन्होंने बनाया है अपना 1967 में, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए गए हैं, कंट्रोल टेक्निक बताई गई है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या टेक्निक करके आप मतलब जो भी है टेक्निक्स जो भी है एयर की क्वालिटी के रिस्पेक्ट में। फिर 1970 में क्लीन एयर एक्ट अमेंडमेंट आया, दैट्स इट।
ये यूएसए के मैंने बताए हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एक दो एग्जाम में पूछे गए भाई, इसलिए बताया मैंने, तब भी बताया आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर अब इंडिया की ये तो याद करने है ना, इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा कि याद करने, ये मैंने आपको बोला है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अब ये याद कर लीजिएगा। देखो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन लेजिस्लेशन 1981 में आया है। 1981 में बनाया गया क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि कोयला की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गई कोयला की, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा बहुत ज्यादा हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ एकदम से बढ़ गई है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा स्टार्ट हुआ है तो डिमांड को सप्लाई, डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए सप्लाई ज़्यादा करनी है, तो उस केस में जो है एयर पोल्यूशन अब ध्यान में रखते हुए ये जो है लेजिस्लेशंस हमारे सामने आए हैं। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बनाया गया है। 1982 में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स आए हैं। एक्ट बना था 81 में, रूल्स जो हैं वो 1982 में है। 1988 में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है और 1986 में ओवरऑल पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखते पूरे एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। पहले तो अलग अलग था, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर पहले तो अलग अलग था, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब ये हुआ कि एक ओवरऑल, पहले तो एयर से रिलेटेड था, जैसे 1974 वाटर पोल्यूशन एक्ट है आपका, मैं 1981 1982 एयर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये 1986 है जो जनरली ओवरऑल पूरे एनवायरमेंट के ध्यान में रखते हुए, ये याद रखिएगा। और हर एक कंट्री के अपने अपने जो हैं अलग अलग एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट होते हैं, हमारे कंट्री के ये हैं। अभी मैंने एयर के रिस्पेक्ट में बताए फ्रेंड्स, वाटर के रिस्पेक्ट में भी उधर क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, वाटर पोल्यूशन एक्ट क्या है, कब बना है, क्या 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 कंसीडर करके बनाया गया है, तो सारी चीज़ें पूछता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फर्स्ट क्लास है ना हमारी एयर पोल्यूशन की, तो चीज़ें सीख रहे हैं, एयर पोल्यूशन पिक्चर में आ रहा है, वो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ मैं, है ना। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अभी मैंने आपको बताया 1981 में ये एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सच एक्ट, क्या क्या की फीचर्स थे, तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एयर एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड इशू, क्या क्या इश्यूज हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो आप बताएंगे। रिसर्च अबाउट द कोज एंड इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, जो भी कोज है, क्या कोज है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है एयर पोल्यूशन का, उसके बारे में रिसर्च करो। स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप द एयर पोल्यूशन, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस करो कि जाके कि भाई एयर पोल्यूशन को रोको, स्टॉप द अवेयरनेस, स्प्रेड द अवेयरनेस, सॉरी नॉट स्टॉप, spread the awareness to stop the air pollution, to establish the central and state boards and empower them to the monitor air quality and control pollution, to establish the central and state boards, हर एक स्टेट के अपने एक बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड होने चाहिए जो कि इस एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, है ना। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, और अपने अपने स्टेट के तो है ही है, एक का तो आप एग्जाम भी दे रहे हैं, जीपीसीबी है ना, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नाउ नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि भाई एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब जरूरी नहीं कि वो एयर से रिलेटेड है, तो एक एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक अलग अलग कंट्रीज ने मीटिंग करी, अलग अलग कंट्रीज की मीटिंग हुई है और उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने सामने रखे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ये चीज़ करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिएगा, एग्जैक्टली सेम पूछता है। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। उसके बाद वीना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, ये कनाडा के अंदर हुआ है 1987, ये स्टॉकहोम में हुआ था फर्स्ट, ये ऑस्ट्रिया के अंदर, ये कनाडा के अंदर 1987। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है बच्चे स्पेलिंग, स्विट्जरलैंड 1988। फिर उसके बाद अर्थ समिट ब्राजील में हुई है। फिर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी, फर्स्ट कोप बोलते हैं इसको, फर्स्ट कोप जो हुआ है वो बर्लिन के अंदर हुआ 1995 में। देन आफ्टर दैट क्योटो प्रोटोकॉल, फेमस है, काफी क्वेश्चन आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जापान 1997। देन आफ्टर दैट पेरिस एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस में 2015 के अंदर। अब क्या बोला गया है इसके अंदर, क्या बातें रखी गई है, एक एक थोड़ा थोड़ा उसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट जो स्टॉकहोम में हुआ है 1972 में, इसका की पॉइंट क्या था? द की पॉइंट इज दिस, द फोकस ऑन द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज। इसका की पॉइंट ये था कि आपको फोकस करना है कि एज एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन से आज के टाइम के एनवायरमेंटल इश्यूज बने हुए हैं, उस पे आपको फोकस करना है। इस स्टॉकहोम जो है फर्स्ट वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक बात की गई थी
कि आपको फोकस करना है एनवायरमेंट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज। वे वीना कन्वेंशन में क्या बोला गया? टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेल्थ एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और आपको क्या करना है? उस टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेल्थ, और उसको प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उस जो ओजोन की डिप्लीशन हुई है उसकी वजह से जो रेडिएशंस पास हो रही है, उसकी वजह से जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेल्थ एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। हार्मफुल इफेक्ट्स जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के, उस चीज को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को। तो ये वीना कन्वेंशन में बात की गई थी। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट लिख देगा और पूछेगा कि कब ये बात रखी गई थी, तो आप बता सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी फेमस ओजोन के कंटेक्स्ट में, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। हमने अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी। स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये बात रखी गई कि आप उन सारी चीजों को बंद कर दीजिएगा जो ओजोन के लिए खतरनाक है, ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन को डिप्लीट वो सब्सटेंस कर रहे हैं, और वो सब्सटेंस जिस भी जगह से रिलीज हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। एंड रिड्यूस देयर कॉन्सेंट्रेशन, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर दीजिएगा, जो सब्सटेंसेस हमारी ओजोन को खत्म कर रहे हैं। आईपीसीसी जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था, टू प्रोवाइड द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट यूज्ड टू डेवलप द क्लाइमेट पॉलिसीज। अर्थ समिट ब्राजील फ्रेंड्स, टू पुट द कांसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेकर आया था पॉइंट कि हमें एक सस्टेनेबल वे में जो चीजें करनी है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो ये इस जो है प्रोग्राम में बात की गई थी। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है फर्स्ट कोप जो हुआ था बर्लिन में 1995, टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट कोप के अंदर बात रखी गई है कि टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस फ्रेंड्स वो होती है जो हीट को ट्रैप करती है, द गैस विच ट्रैप द हीट, और यू कैन से हीट को ट्रैप करते हैं, उसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं फ्रेंड्स। एंड टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्लाइमेट चेंज होगा, अगर फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इस ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, उसका बहुत एडवर्स इंपैक्ट होगा। इसमें बात रखी गई थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो 1995 दो साल के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ है प्रोग्राम, इसमें यह रखा गया फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर। क्योंकि ये बात यहाँ पे रखी गई थी कि एड्रेस किया है कि क्लाइमेट चेंज का खतरा हो रहा है यहाँ पे, और जब इस चीज को ध्यान में रखा गया तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पॉइंट्स रखे गए हैं कि आप ग्रीन हाउस गैसेज की जो कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेयर में उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करके रखिएगा, उनको लिमिट से ज्यादा नहीं रखना है। पेरिस एग्रीमेंट फ्रांस 2015, 1997 के बाद 2015, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लिमिट लगाना है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, राइट फ्रेंड्स। दिस आर द क्वेश्चन, है ना। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, कौन से साल में हुआ है, क्या हुआ, ये पूछता है एग्जाम के अंदर, और ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें पढ़नी है। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगता जाएगा अभी, क्योंकि अभी डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे ना, अभी अब तो फर्स्ट क्लास है एयर पोल्यूशन की, आगे जाके कहानी चलती रहेंगी। अभी तो ABCD सीख रहे हैं, अभी तो ABCD सीख रहे हैं, जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो पूरे वर्ड्स सीखेंगे, फिर पूरे स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर पूरे पैराग्राफ पढ़ाए जाएंगे, लाइक दिस, समझने का तरीका है। Now this question is, which one of the following is associated with the issues of the control and phase out of the use of the ozone depleting substances? Which of the following is associated? इन चारों में से कौन एसोसिएटेड है, क्या एसोसिएटेड है विद द इश्यूज ऑफ, किस इश्यू में? कंट्रोल एंड फेज आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। यूज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस किसने बताई दी बात, किस प्रोग्राम में बात रखी गई थी? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स जो ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है कनाडा में हुआ है 1987 के अंदर, और ये बात रखी गई कि आप उन सारी चीजों को कम कीजिएगा जो ग्रीन हाउस गैसेस सॉरी जो ओजोन को अफेक्ट कर रहे हैं, ओजोन की लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज द आंसर। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑन द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फ्रीजिंग आउट दिस। और एग्जांपल क्या है उस सब्सटेंस का, नाम क्या है? नाम है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रेंड्स। दीज आर मिथाइल ब्रोमाइड भी एग्जाम है। दीज आर द नेम्स जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है
आप लोगों ने जो है एक के नाम सुना हुआ है सबने शायद, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट और भी नाम है जो अफेक्ट करते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है, हाँ सुना हुआ है भी। मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी एक नाम है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट। Monetary protocol has led to the phase out of 99% of ozone depleting chemicals in refrigerator, air conditioner and many other products. Led to the phase out of 99% of ozone depleting chemicals in refrigerators. मोस्टली जो है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स यहाँ से आते हैं और इसी को इसने बोला कि कम करो भाई। आगे अब देखो बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूँ एयर पोल्यूशन एपिसोड्स। अभी मैं एयर पोल्यूशन एपिसोड्स बता रहा हूँ। व्हाट आर दीज एयर पोल्यूशन एपिसोड्स? एयर पोल्यूशन एक्सीडेंट्स, एयर पोल्यूशन एपिसोड्स। एपिसोड्स बेसिकली ये होते हैं, बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन जी, क्लाइमेटिक कंडीशन और जो हमारी एमिशंस हैं, जो गैसेस का या पोल्यूटेंट्स का एमिशन हुआ है किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स है उससे गैसेस रिलीज हुई है, एटमॉस्फेयर में आई है, एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, और उन दोनों की वजह से, उनका कॉम्बिनेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन और ये गैसेस जो रिलीज हुई हैं, एमिशन जो हुआ है गैसेस का, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ एपिसोड्स बने हैं, इनको एपिसोड्स बोलते हैं। और सिर्फ गैसेस की वजह से, एक सिर्फ इन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई उनको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन एपिसोड जो कॉम्बिनेशन की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन जो कंबाइन हो जाती है गैसेस के साथ या पोल्यूटेंट्स के साथ, और सिर्फ पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है उसको हम बोल रहे हैं एयर पोल्यूशन एक्सीडेंट्स। तो एयर पोल्यूशन एपिसोड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कुछ एयर पोल्यूशन एपिसोड्स हुए हैं। एपिसोड्स का मतलब कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ अफेक्ट हुए हैं चीजें, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अफेक्ट में यहाँ पर दोनों चीजें अफेक्ट हुई हैं फ्रेंड्स, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, और काफी लोगों की जो है डेथ भी हुई है इन एपिसोड्स में। इसलिए तो ज्यादातर हमने ध्यान दिया इन चीजों की तरफ, तभी तो लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीजें देखने को मिली, राइट। तो पहला जो है म्यूज वैली, बेल्जियम के अंदर। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनमें मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे मैंने म्यूज वैली के बारे में बताया है, ग्रेट लंदन स्मोक के बारे में बताया, तो एक एक मैं पॉइंट्स बता भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है। म्यूज वैली बेल्जियम 1930 में एक एपिसोड हुआ था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद गैस अटैक हुआ था लॉस एंजलिस में, गैस अटैक हुआ था। अब गैस अटैक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गैस रिलीज हुई, सिर्फ उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। ये एपिसोड का मतलब है गैस तो रिलीज हुई है, गैस अटैक तो हुआ है, लेकिन वो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ कंबाइन हुई है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी थी, क्लाइमेटिक कंडीशन वहां की जो भी थी, और गैस अटैक जो हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसलिए एपिसोड बोला है। म्यूज वैली बेल्जियम 1930, गैस अटैक हुआ लॉस एंजलिस में 1940। डोनोन जो है क्या बोलेंगे इसको, पेंसिल्वेनिया, है ना, पेंसिल्वेनिया 1948 फ्रेंड्स, ठीक है ना, पहली बार जो है पढ़ा है। ग्रेट लंदन स्मोक फ्रेंड्स, ग्रेट लंदन स्मोक, ग्रेट लंदन स्मोक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लॉस एंजलिस स्मोक, ये एक विंटर स्मोक है, ये एक समर स्मोक है। क्या होता है, आई विल टेल यू। इन्वर्जन ओवर द न्यूयॉर्क सिटी, इन्वर्जन आपको पता है, आपके लिए टर्म है, इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में हुआ है 1978 1969। उसके बाद लेजिस्लेशन तो पहले से बने थे, तो एसिड रेन्स वेस्ट वर्जीनिया 1978। तो जैसे म्यूज वैली की अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यूज वैली बेल्जियम में हुआ था। इसने क्या बोला, म्यूज वैली इज द रीजन अलोंग द म्यूज रिवर इन द बेल्जियम। बेल्जियम के पास जो है एक म्यूज रिवर है, और म्यूज रिवर के आसपास ही एक जो है रीजन जो है उसको म्यूज वैली बोला गया है। म्यूज वैली एक रीजन है। द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन वर द डेंसली पॉपुलेटेड फैक्ट्रीज। इस रिवर के पास डेंसली पॉपुलेटेड फैक्ट्रीज थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, और वो फैक्ट्रीज क्या कर रही थी, जिंक स्मेल्टर, ग्लास एंड स्टील मैन्युफैक्चर कर रही थी। और जब ये जिंक स्मेल्टर जो स्मेल्टिंग प्रोसेस कर रही थी, जिंक स्मेल्टर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उस टाइम पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी थी वहाँ की, और ये जो रिलीज हो रहे थे पोल्यूटेंट्स आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, डेथ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हुई है ना। तो ये इसलिए एक एपिसोड बना है 1930 में, सबसे पहले सामने देखने में आया है ये चीज़। फिर उसके बाद ग्रेट लंदन स्मोक हुआ 1952 के अंदर। बताया लंदन स्मोक में यहाँ पे हुआ क्या है, द ग्रेट स्मोक वाज ह्यूज पोल्यूशन इवेंट इन लंदन इंग्लैंड फ्रॉम दिसंबर 5 to 9 दिसंबर। 4 दिन चला ये, और 4 दिन में इसने बहुत ही भयंकर अपना काम किया है। 4 दिन के अंदर 5 दिसंबर से 9 दिसंबर बेसिकली पोल्यूशन सोर्स वर बर्निंग ऑफ कोल। इस टाइम पे जो है लोग कोयला की जो है एक तरीके से बर्निंग ज्यादा कर रहे थे, लोग घर में थे, कोयला की बर्निंग कर रहे थे,
कोयल की बर्निंग, फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में भी बर्निंग हो रही थी कोल की, और इतनी ज़्यादा बर्निंग हुई कोल की, इतनी ज़्यादा बर्निंग हुई कोल की, उस टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो गया है, सल्फर इतना ज़्यादा रिलीज हो गया कोयला की बर्निंग से, इतना ज़्यादा एमिशन हुआ सल्फर का, और वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो थी विंटर केस था बेसिकली। विंटर के टाइम पे जो है, विंटर के टाइम पे ना कंडीशन होती है इन्वर्जन की फ्रेंड्स। इन्वर्जन का होता अभी भारी भारी से टर्म, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये इन्वर्जन क्या बता दिया। बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। विंटर्स के टाइम पे होता है क्या है कि जो गैसेज होती है ना वो राइज नहीं कर पाती, वो नीचे ही रहती हैं। गैसेज राइज नहीं कर पाती, वो नीचे रहती है। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कोयला का बर्न किया गया है, इतनी ज़्यादा गैसेज में सल्फर रिलीज हुआ है, गैसेज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुई है फ्रेंड्स, तो बेसिकली वो राइज करके ऊपर नहीं गई है एटमॉस्फेयर में, विंटर्स के टाइम पे वो नीचे ही रही, सरफेस के पास ही रही। तो इस तरीके का एनवायरमेंट बना, और ये पोल्यूशन है फ्रेंड्स, दिस इज द स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग इसको बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि बनता कैसे है। तो ये स्मोक बना और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई, और 4 दिन में इन्हें भयंकर तबाही करी है, कहने का मतलब है 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में। उसके बाद तो क्लीन हो गया था, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। फिर लॉस एंजलस स्मोक हुआ। बेसिकली ये जो लॉस एंजलस स्मोक हुआ है, विजिबिलिटी वाज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड बाय डेंस स्मोक इन लॉस एंजलस। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी, इतना ज्यादा स्मोक बन गया कि देख ही नहीं पा रहे थे, और जब देख ही नहीं पा रहे थे तो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हुए इस केस के अंदर। तो यहाँ लॉस एंजलस स्मोक है, विजिबिलिटी एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी। और ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, 2000 से ज्यादा ऑटो एक्सीडेंट्स हुए एक सिंगल डे के अंदर, इसलिए एक एपिसोड बना है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है गैसेस के रिलीज होने की वजह से बोलिए, दिस इज द एपिसोड। और एपिसोड का मतलब है फ्रेंड्स, गैसेस जो रिलीज हो रही है, पोल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ कंबाइन हुए हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे केसेस बने हैं, इसको एपिसोड बोले गए, इसको एपिसोड बोल रहे हैं हम लोग। तो वो एपिसोड्स की वजह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर एसिडेंट का इम्पैक्ट, एसिडेंट्स आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री से एनो जो नोक्स है, नोक्स का मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सोक्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है ना। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है कि जब ये किसी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, फिर इंडस्ट्री से रिलीज हुए तो बारिश पानी के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हुए HNO3 और H2SO4 में। बारिश आ रही है और साथ में उसके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी गिर रहा है। और किसी पानी के अंदर बच्चे अगर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है तो वो पानी तो एसिडिक हो जाता है, इसीलिए तो एसिड रेन बोल रहे हैं कि एसिडिक रेन हो रही है। और ये एसिडिक रेन हिला के रख दिया इसने, एसिडिक रेन ने सब कुछ खराब कर दिया है ना। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पे इसका इफेक्ट डाल दिया। एसिड रेन बिकम्स अ पोटेंट इन एरिया ऑफ इंडियाना एंड ईस्ट शिकागो। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन बाय इंडस्ट्रीज, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड रेन अमेरिका जो है बर्न लॉन एट अवे ट्रीज लीव्स बर्ड्स टू लूज देयर फेदर्स। ये देखो, ये जो है इनके आप क्या बोल सकते हैं, फेदर्स जो है, ये खाल जो है, बेसिकली ये एसिड रेन का इम्पैक्ट है। ये देखो, पानी दोगे तो इतना अच्छा खिलेगा, एसिड रेन दोगे तो ये मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज द इम्पैक्ट। ताजमहल येलोइश कलर का हो रहा है, या ये तो चलो पोल्यूशन की वजह, बट एसिड रेन का भी बिल्डिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, नो डाउट, है ना, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एपिसोड्स मैंने आपको बताए हैं, ये ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो स्मोक तो है ही है फ्रेंड्स, लंदन ग्रेट लंदन स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है। Consider the following statements regarding the smoke. Smoke was coined during the 1950s to describe a mixture of smoke and fog experienced in London. The principal pollutants in London smoke are particulate and sulfur compounds. कोयला को बर्न किया था फ्रेंड्स, है ना, कोयल को बर्न किया था तो सल्फर कंटेंट जो है फ्रेंड्स वो रिलीज हुआ था। 1952 के आसपास की बात है, बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। The London smoke occurs generally early in the morning on cold wet winter's day. I told you, विंटर्स के टाइम की बात थी, गैसेस ऊपर नहीं गई, इन्वर्जन कंडीशन बनी हुई थी वहां पे, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो पहला ऑप्शन सही है, स्मोक वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द 1950s टू डिस्क्राइब अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। बेसिकली स्मोक एक टर्म है, स्मोक और फॉग के मिक्सचर को बोलते हैं। और विंटर्स में फ्रेंड्स फॉग की कंडीशन बनी हुई थी, स्मोक इधर से आया, फॉग इधर से आया, दोनों ने मिक्स किया, स्मोक बना। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो आगे की डिस्कशन है ना। द प्रिंसिपल पोल्यूटेंट्स, प्रिंसिपल पोल्यूटेंट क्या था, सल्फर, कोयला को बर्न किया था, सल्फर एमिशन हुआ। द लंदन स्मोक अकर जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग, यस। तो
तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आगे चीज़ें क्लियर करके बताई जाएंगी और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे स्मोक के बारे में। तो अभी तो खैर हमारी फर्स्ट ही क्लास है ना, सीख रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा मैं बता देता हूँ, जैसे आपने एग्जांपल सुना ना भोपाल गैस का, वो एक्सीडेंट है फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे एक्सीडेंट, क्योंकि भोपाल गैस जब लीक हुआ ना, भोपाल के अंदर गैस का जब लीकेज हुआ है मिथाइल साइनाइड, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस लीक हो गई है, उस गैस के लीकेज की वजह से, सिर्फ उस गैस के लीकेज की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है, इसलिए उसको एक्सीडेंट बोला है हमने कि वो एक्सीडेंट हुआ है, एयर पोल्यूशन एक्सीडेंट। जैसे मान लो कोई भी मशीन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो चलो हो ही रही है, गैसेस के एमिशन की वजह से कोई मशीन है एकदम से ब्लास्ट हो गया है और उसके अंदर इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में चले गए हैं, उन पोल्यूटेंट्स की वजह से ही अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो एक्सीडेंट बोलते हैं उसको, है ना। जैसे कोई भी जैसे कोई बिल्डिंग्स है, जैसे मान लो हाँ वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, आई डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सिटी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अंदर जो है जो एयर काफ़ी पूरी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई थी, एयरक्राफ्ट रखे थे वो भी जो है एक तरीके से ख़त्म हो गए थे, तो उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आए, उन पोल्यूटेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुई, काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुई हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई, दिस इज एक्सीडेंट। बस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बेसिकली एक्सीडेंट और एपिसोड में क्या डिफरेंस है, और दैट्स इट। नाउ फ्रेंड्स आई थिंक आज की क्लास सफिशिएंट है, बाकी की क्लास जो है हम नेक्स्ट क्लास जो है बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको मजा आया होगा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास एयर पोल्यूशन की। आगे की चीज़ें भी हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप उन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आज की जस्ट बेसिक क्लास थी फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाएंगे और इसी फ्लो में हम पढ़ते रहेंगे फ्रेंड्स, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।